हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पोएम स्टडी करने जा रहे हैं वो है घाघरा इन अ स्पेट। स्पेट यानी कि फ्लड। तो फ्रेंड्स, ये पोएम जो है वो केकीएन दारूवाला जी ने लिखी हुई है। और फ्लड के टाइम या फिर स्पेट के टाइम जो विपदाएं उस नदी के किनारे बसने वाले लोगों को भुगतनी पड़ती है, उसी के बारे में केकीएन दारूवाला जी ने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है या फिर बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, और एक चीज यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि दिन में और रात में जो इस फ्लड के टाइम नदी के पानी का रंग बदलता रहता है या फिर उसका जो आकार है वो भी आकार बदलता रहता है। तो उसके बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है केकीएन दारूवाला जी ने। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये नदी इंसानों को विपदाओं में डाल देती है, किस प्रकार से संकट में डाल देती है, किस प्रकार से लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है जब रिवर को या नदी को बाढ़ आ जाती है। ये तो कॉमन चीजें हैं। मानसून में बाढ़ आ सकती है या फिर ये जो घाघरा नदी है उसको तो क्या कह सकते हैं हम, समर में भी बाढ़ आ जाती है क्योंकि जब हिमालय का बर्फ पिघलने लगता है तो उसके कारण भी गंगा नदी में जब बाढ़ आती है तो उसका स्तर बढ़ जाता है। या फिर घाघरा ये भी गंगा की ही उपनदी मानी जाती है। और ये बात भी हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि ये जो घाघरा नदी है इसे हम सरयू नदी भी कहते हैं, कर्नाली नदी भी कहते हैं, जो कि तिब्बत, नेपाल और भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये गंगा नदी की ही एक उपनदी है। और घाघरा पहनने वाला जो चोला होता है इसी के नाम पर इसका नाम घाघरा पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपनदी मानी जाती है। और इसका जो स्थान है वो मानस सरोवर झील तिब्बत के समीप कहीं पर है। तो ये घाघरा नदी को मैंने जैसे आपको बताया सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके किनारे ही अयोध्या एवं दोहरी घाट जैसे पवित्र तीर्थ स्थल भी बसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस नदी के बारे में ही केकीएन दारूवाला ने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। इससे पहले कि हम ये पोएम स्टडी करें, हम केकीएन दारूवाला जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। तो केकीएन दारूवाला जो है वो लाहौर में पैदा हुए थे। ही वॉज बोर्न इन लाहौर इन अनडिवाइडेड इंडिया इन 1937। फ्रेंड्स, इनके जो फादर थे वो एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे और रिटायर्ड प्रोफेसर थे। और इसी के साथ हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी जानकारी भी मिल जाती है कि ये जो है वो लायपुर के बाद जूनागढ़ में शिफ्ट हुए थे। और उसी के साथ उनका केकेएन दारूवाला जी का जो स्टडी है या फिर उनकी एकेडमिक जो करियर है वो वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया हुआ था। लुधियाना में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई की। फिर लाला अमरनाथ कॉलेज जी ने जो एक कैंप रन किया हुआ था क्रिकेट के लिए, तो वहां पे भी उन्होंने अपना क्रिकेट का कोचिंग कंप्लीट किया हुआ है। ये हमें दिखाई देता है। इसी के साथ उनका जो क्रिकेट का प्रेम है या फिर इंग्लिश लिटरेचर का प्रेम है, तो उनकी जो रुचि है इन दोनों के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में या फिर क्रिकेट के बारे में, तो वो उनको अपने पिता की तरफ से ही मिली हुई थी। इसी के साथ उन्होंने 1958 में आईपीएस ज्वाइन किया हुआ था या फिर वो आईपीएस पुलिस ऑफिसर बने हुए थे। तो उनका करियर जो है बहुत ही रोमांचक रहा हुआ है। डिकॉइट्स को पकड़ना या फिर बॉर्डर पे जॉब करना, ये सब उन्होंने किया हुआ था। आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो ही हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम हिमालय, फ्रॉम नेपाल, भूटान, सिक्किम, बहुत सी जगह पर वो जा चुके हैं। ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज फ्रॉम 2011 टू 2014। एंड देखिए, मैंने आपको नहीं बताया है कि ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री
फॉर हिज राइटिंग इन 2014। और 2015 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनके नॉवेल के लिए, विच इज टाइटल्ड एज ancestral affairs, but he refused or returned this award as a protest against its reluctance to take up the cause of rationalist writers murdered by right-wing diehards, and also against intolerance of fringe elements belonging to so-called cultural factions. Friends, he has also served as a special assistant to Prime Minister in 1979, and he was a Colombo Plan Scholar at Oxford in 1980 to 81. He worked on politics in South Asia, or he was also a member of Commonwealth Observers Group of Zimbabwe elections in 1980. तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी कुछ अपने केकेएन दारूवाला जी के बारे में। अब इसके साथ now we shall turn towards the poem घाघरा इन स्पिट। फ्रेंड्स, केकेएन दारूवाला बहुत ही अच्छे लैंडस्केपिस्ट थे, और उन्हें माउंटेन्स को डिस्क्राइब करना या फिर रिवरस्केप्स को या फिर क्लाउडस्केप, ये सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से कलरफुल विजन था उनका। उसका वर्णन वो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते थे। और घाघरा इन स्पिट इज ऑल्सो कलरफुल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ रिवर घाघरा, रिवर इन नॉर्थर्न इंडिया। मैंने जैसे आपको बताया तिब्बत से लेकर नेपाल और इंडिया में बहती है। तो इन फ्लड टाइम्स इट रिमाइंड्स अस ऑफ A.K. Ramanujan's poem A River, which describes a flood in the river Vaikai, which passes through the city of Madurai in Tamil Nadu. So friends, you can see that I have given you here the difference between the spate and the flood. Both the images which I have provided here in the PPT, they are actually showing us about the differences between the flood and the spate. What is the difference? Actually, it is minor difference. Spate is also the synonym for flood, and flood is synonym for spate. Meaning of the both is same, but quite difference. That is, a spate can be described as a sudden and heavy flow of water, often in a river or a stream. और फ्लड जो है, it can be described as an overflow of water that covers land that is usually dry. That means flood can cover a vast area and spate can cover the area beside the river only. That means जो नदी के किनारे पर लोग रहते हैं वो कवर कर सकती है स्पेट, लेकिन फ्लड जो है वो ड्राई एरियाज को भी कवर कर सकती है। तो ये एक माइनर डिफरेंस है स्पेट और फ्लड में। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी द पोएम घाघरा इन स्पेट बाय केकेएन दारूवाला। I shall read the poem line by line, and later on I shall describe it or explain it. And every year the Ghagra changes course, turning over and over in her sleep. In the afternoon she is a grey smudge, exploring a grey canvas. When dusk reaches her through an overhang of cloud, she is overstewed coffee. At night she is a red well across the spine of the land. फ्रेंड्स, यहाँ पे केकेएन दारूवाला जी जो है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से घाघरा में जब घाघरा रिवर में जब बाढ़ आती है तो उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। वो कहते हैं एवरी ईयर द घाघरा चेंजेस कोर्स। उसका जो कोर्स है, उसका जो एरिया है, वो उसका जो आकार है वो हर साल बदल जाता है। और जब लोग नींद में रहते हैं तब बाढ़ आ जाती है। ये एक आकस्मिक है या फिर अचानक से आई हुई बाढ़ है, और ये अचानक से ही आ जाती है जब लोग नींद में रहते हैं। इसकी कोई भी पूर्व संभावना लोगों को नहीं दी जाती है कि घाघरा में बाढ़ आने वाली है या फिर आ सकती है। तो जब लोग नींद में रहते हैं तब बाढ़ आ जाती है, और ये क्या करती है, उनको विपदाओं में डाल देती है, संकट में डाल देती है, और लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं जब बाढ़ आ जाती है। किस प्रकार से उनको अपने प्राणों को बचाना है,
किस प्रकार से अपने भेड़ बकरियों को बचाना है, अपने खेत को, अपने घर के सामान को या फिर अपने बच्चों को, अपने बाकी चीजों को किस प्रकार से संभालना है, ये उनके दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि वो जब नींद में रहते हैं तब उसका स्तर बढ़ जाता है। नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है और अचानक से उसमें बाढ़ आ जाती है। इन द आफ्टरनून शी इज अ ग्रे स्मज। आफ्टरनून मैंने बताया था आपको कि उन्होंने डे टाइम में और नाइट टाइम में फ्लड के कारण जो रिवर के पानी का कलर चेंज हो जाता है, तो उसी को यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। वो कहते हैं, तो इन द आफ्टरनून शी इज अ ग्रे स्मज। वो किस कलर की है? ग्रे कलर की है। दैट मीन्स द कलर बिटवीन द व्हाइट एंड ब्लैक। तो वो ग्रे कलर की दिखती है दोपहर में। और व्हेन डस्क रीचेस हर थ्रू एन ओवरहैंग ऑफ क्लाउड शी इज ओवरस्ट्यूड कॉफी। तो उसके बाद शाम के टाइम वो किस प्रकार की है? ओवरस्ट्यूड कॉफी। दैट मीन्स बहुत ज्यादा उबाल आने के बाद कॉफी का कलर जिस रंग का दिखता है, तो उस कलर की वो नदी दिखती है। दैट मीन्स the water of the river is mixed with the red, might be mixed with the red soil, and that is the reason why the color of the water looks like overstewed coffee. Overstewed means बहुत पकने के बाद जब कॉफी का कलर हमें दिखता है, उस प्रकार से वो रिवर का कलर यहाँ पे दिखाई देता है। एट नाइट शी इज अ रेड वेल। नाइट के टाइम उसका कलर जो है वो रेड कलर का है। और अक्रॉस द स्पाइन ऑफ द लैंड, और लैंड को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है लाइक अ स्पाइन। स्पाइन दैट इज जो बैक साइड का हमारा जो हमें सपोर्ट करता है खड़े रहने में, हमारे बैक में वो स्पाइन। तो उसी प्रकार से उसका जो कलर है वो रेड कलर का दिखता है। और वो रेड कलर जो है वो उस नदी में एक प्रकार से स्पाइन जैसा दिखता है। तो वो आकार जो है उसको उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है एज ए स्पाइन। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि ड्राइविंग एट डस्क यू वुड नॉट नो देयर इज अ फ्लड ऑन द लैंडस्केप इज सो सुपरबली इक्विपाइज्ड, राइस शूट्स pricking through a stretch of water and light spiked shadows, inverted trees, kingfishers, gulls. As twilight thins, a road is a black stretch running between stars. तो फ्रेंड्स आगे वो कहते हैं कि अचानक से बाढ़ आ जाती है। यू वुड नॉट नो देयर इज अ फ्लड ऑन। आपको पता ही नहीं चलता कि नदी का स्तर या फिर नदी के पानी का स्तर बढ़ने वाला है। अचानक से बाढ़ आ जाती है और द लैंडस्केप इज सो सुपरबली इक्विपाइज्ड, राइस शॉट्स प्रिकिंग थ्रू अ स्ट्रेच ऑफ वाटर एंड लाइट स्पाइक्ड शैडोज, इन्वर्टेड ट्रीज। तो उस बाढ़ के साथ साथ क्या आ जाता है, ये उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, राइस शूट्स। दैट मीन्स जो राइस उन्होंने प्लांट किया हुआ है, क्या कह सकते हैं हम, राइस के पौधे जो है, चावल के पौधे कह सकते हैं, या फिर राइस ग्रेन कह सकते हैं हम उसे, राइस शूट्स। देन उसके साथ ही हमें कुछ ट्रीज भी बहती हुई दिखती है, किंगफिशर्स है, गर्ल्स है, और बहुत कुछ जो सामान जो है धरती पर, लोगों के घर हो सकते हैं, थैच्ड रूफ्स हो सकते हैं, उनका सामान हो सकता है, भेड़ बकरियां हो सकती है, उसी के साथ राइस शूट्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, वो सभी उस बाढ़ के पानी में बह जाता है। आगे वो कहते हैं, सडनली एट नाइट द नॉर्थ कम्स टू द विलेज राइडिंग ऑन रिवर बैक, 20 minutes of a nightmare spin and fear turns phantasmal as half a street goes churning in the river belly. If only voices could light lamps, if only limbs could turn to rafted bamboo. So friends, वो आगे कहते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स ड्रीम। रात को जो हम सपना देखते हैं 20-25 मिनट का होगा, तो उसी की तरह ये फ्लड आ जाता है। अचानक से नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है और उसमें नदी के किनारे जो कुछ भी है वो बहता हुआ हमें नजर आता है।
और वो बहने बहने के बाद इट इज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स सपना, एक सपने के जैसा है, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। और ये जो है एंड फियर टर्न्स फैंटेस्मल। फैंटेस्मल हियर, फैंटेस्मल इज ऑल्सो लाइक अ ड्रीम और नाइटमेयर। ये सब कुछ जो है वो बहुत ही अचानक से हो जाता है, और जैसे कि हमें कोई बुरा सपना आया हो हमारे नींद में, उसी प्रकार से ये बाढ़ आ जाती है और सब कुछ बह ले जाती है। एज हाफ अ स्ट्रीट गोज चर्निंग इन द रिवर वैली। वो कहते हैं कि उसके नदी के किनारे जो कुछ भी अ, बसा हुआ है, ट्रीज है, या फिर कुछ लोगों की बस्ती है, या फिर और भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कि खेती हो सकती है, तो वो सब अपनी बेली में लेके जाती है या फिर अपने पानी के बहाव में ले जाती है। इफ ओनली वॉइसेस कुड लाइट लैम्प्स, इफ ओनली लिम्स कुड टर्न टू राफ्टेड बैम्बूज। सो वो कहते हैं कि इस टाइम में लोगों को लोग जो है नींद में रहते हैं, और अचानक से बाढ़ आ जाए तो क्या करना चाहिए इनकी समझ में नहीं आता। तो वो क्या करते हैं कि रात को लाइट जलाते हैं किसी प्रकार से, और बाम्बू का जो क्या कह सकते हैं हम, वो जो छोटे शाफ्ट्स होते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, उसके उसके सहारे वो वहां पे उस पानी में खुद की जान बचाते हैं, या फिर उस खुद के प्राण बचाते हैं। या फिर बाम्बू के जो घर बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी वो जाके बैठ जाते हैं और अपने प्राणों को इस संकट से बचाते हुए हमें नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि एंड थ्रू द विलेज द घाघरा स्टीयर्स हर कोर्स, thatch and dung cakes turn to rivers come. A buffalo floats over the rooftop where the men are stranded. 3 days of hunger and her udders turn red, reamed and swollen with milk extortion. तो इसके कारण, बाढ़ के कारण जो विपदाएं लोगों को भुगतनी पड़ती है, उनका वर्णन यहाँ पे उन्होंने इस स्टांजा में किया हुआ है। क्या कहते हैं वो, देखिए। तो जब गांव में बाढ़ आ जाती है घाघरा नदी को, तो उसका आकार बढ़ जाता है, आकस्मिक आकार बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। और उसमें क्या होता है, डंग केक्स, जो गोबर के उपले हैं, वो बहने लगते हैं। नदी के किनारे जो खेत है वो बहने लगते हैं। उसी के साथ नदी के किनारे गांव में जो छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं बैम्बू के लकड़ियों से, तो वो भी बहने लगते हैं। लेकिन उसका सहारा लेके लोग अपना प्राण बचा लेते हैं। और ये भी वो कहते हैं कि अ बफेलो फ्लोट्स ओवर द रूफटॉप वेयर द मेन आर स्ट्रैंडेड। तो ये जो बफेलो है, भैंसे जो है, तो वो रूफ टॉप पे बैठ जाती है, किसी का सहारा लेके वो अपने प्राण बचा लेती है। यहीं पर ये जो लोग हैं नदी के किनारे बसने वाले, तो वो भी वहीं पे है अ, ऊपर। और 3 days ऑफ हंगर, 2-3 दिन तो पानी का बहाव कम होने में लग जाते हैं। तो ये 3 दिन लोगों को कुछ खाना पीना नहीं मिलता है, वो बस अपनी जान बचाने में लगे हुए रहते हैं। और ये बाम्बू के जो घर है, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर है, वहां पे जितने भी हो सके भेड़ बकरियां हो, या फिर भैंसे हो, या फिर लोग हो, अपना सहारा ढूंढ लेते हैं और वहीं पे अपने जान को सुरक्षित कर लेते हैं, अपने प्राणों को सुरक्षित कर लेते हैं। देखिए, 3 days ऑफ हंगर एंड हर अडर्स टर्न रेड, रिम्ड एंड swallowed विथ मिल्क एक्सटॉर्शन। तो ये जो भैंसे हैं, वो 3 दिनों तक कुछ उनका दूध ना निकालने के कारण उनकी जो ये बाढ़ के कारण मृत्यु हो जाती है इन भैंसों की। और उनका जो दूध है वो ना निकालने के कारण उनकी जो निपल्स हैं, तो वो बहुत ही रेड और स्वेलन हो जाती है। ये भी उन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। चिल्ड्रन हैव अ स्पिरिट इनफ इन देम टू चीयर द रेस्क्यू बोट्स। The men are still life subjects, oozing wet looks. They don't rave or curse, for they know the river's slang her ergot. No one sends up prayers to the western sky,
for prayers are parabolic. They will come down with a flop anyway. Instead, there is a slush stampede outside the booth where they are doing out salt and grain. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं, तो ये जो बच्चे हैं वो इस परिस्थिति का लाभ उठाते हैं, वो घबराए हुए नहीं है। एक्चुअली वो क्या करते हैं कि इन परिस्थिति से इस परिस्थिति से कैसे बाहर आना चाहिए, वो क्यूरियस है। उन्हें अच्छा लगता है कि वो लोगों को मदद कर सकते हैं इस टाइम में। और वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बड़े ही उत्साह से वो लोगों को इस परिस्थिति से बचाने का प्रयत्न करते हैं। चिल्ड्रन हैव स्पिरिट इनफ इन देम टू चीयर द रेस्क्यू बर्ड्स। द मेन आर स्टिल लाइफ सब्जेक्ट्स ओजिंग वेट लुक्स। तो जो ये लोग हैं यहाँ पे भीगे हुए हैं पूरे ड्यू टू द रिवर वाटर। तो ये जो लोग हैं वो अपने प्राण बचाने में लगे हुए हैं। दे डोंट रेव और कर्स फॉर दे नो द रिवर स्लैंग हर अरगॉन। तो उनको पता है कि अब किसी भी प्रार्थना का कोई भी परिणाम नहीं हो सकता है। तो वो आकाश की तरफ या फिर क्या कह सकते हैं हम, ऊपर की तरफ देख के ईश्वर को प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साल में एक बार तो इसको बाढ़ आ ही जाती है और ये परिस्थिति से हमें हर बार गुजरना ही पड़ता है। हाउ टू फेस दिस time they have learnt actually, and they will come down with a flop anyway. Instead, there is a slush stampede outside the booth where they are doing our salt and grain. और उसके बाद वो अपना जो खाना पकाने का काम है वो कर लेते हैं। 10 miles to her flank. Peasants go fishing in rice fields and women in chauffeur-driven cars go looking for driftwood, but it's when she recedes that the Ghagra turns bitchy, sucking with animal heat, crossing eddies, diving like a frogman, and sawing away the waterfront in a paranoid frenzy. तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब 10-20 किलोमीटर तक तो ये जो फ्लड वाटर है वो रहता ही है, और उसके बाद उनका जो डेली कोर्स है, जो कि राइस फील्ड में काम करना हो महिलाओं का, या फिर ये जो खेती करने वाले लोग हैं उनका जो खेती का काम हो, वो शुरू हो जाता है। घाघरा, बट इट्स व्हेन शी रिसीव्स दैट द घाघरा टर्न्स बिची, सकिंग विथ एनिमल हीट। By the time the river will calm, allowing people to resume their everyday routines using its water for sustenance. The poem is a meditation on nature's dual power to destroy and renew, and the human capacity for endurance and adaptation. Friends, ये जो पोयम है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, और अगर हम देखें तो हमें एक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है कि किस प्रकार से उन्होंने इस घाघरा रिवर का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। तो दूसरे दिन से ही इसका पानी का स्तर कम होने लगता है, और ये जो डिस्ट्रॉयर और एक निर्माण और विनाश का कारण जो बन जाती है ये नदी, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसका वर्णन यहाँ पे केकियन दारूवाला जी ने किया हुआ है। और ये जो धरती पर लोग हैं उनको भी उन्होंने भी ये अडॉप्ट कर लिया हुआ है। इस किनारे पर, घाघरा के रिवर के किनारे पर या फिर किसी भी नदी के किनारे पर जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये परिस्थिति को अडॉप्ट कर लिया हुआ है कि एक ना एक दिन तो इस रिवर को बाढ़ आने वाली है, और इसमें शायद हमारा जो कुछ भी है वो बहने वाला है। शायद हमारे प्राण भी चले जाए, या फिर हमारी संपत्ति भी चली जाए, या फिर हमारी भेड़ बकरियां भैंसे बह जाए, मर जाए। तो इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करने की एक मेंटेलिटी इन लोगों ने डेवलप कर ली है, और इसके साथ ही वो यहाँ पे जीते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे वो कहते हैं, शी फ्लीज फ्रॉम द सीन ऑफ हर ओन हैवॉक, thrashing with pain behind her, the landscape sings. Houses sank onto their knees in a farewell obeisance, and miles to the flank, the paddy fields will hoard the fish till the mud enters into the conspiracy with the sun and strangles them. तो आगे वो कहते हैं इस लास्ट स्टैंजा में कि
अब वो अपना विकराल रूप छोड़ देती है, क्योंकि पानी का स्तर अब कम हो गया है। बिहाइंड हर लैंड सिंक्स, हाउसेस सैग ऑन देयर नीड्स। अब धीरे धीरे घर उभरने लगते हैं इन अ फेयरवेल ऑबियसेंस, और बाढ़ भी धीरे धीरे कम हो जाती है। एंड माइल्स टू द फ्लैंक एंड पैडी फील्ड्स विल होर्ड द फिश। अब पानी की वजह से जो ये राइस की खेती में फिशेस आ गए हैं, तो उनको अब ये लोग पकड़ने में लग जाते हैं। टिल द मड एंटर्स इनटू द कॉन्स्पिरेसी विद द सन। अब ये जो मड है, जो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है ड्यू टू द रिवर वाटर, वो ड्राई होने लगती है धीरे धीरे से ड्यू टू द सन। और ये पूरा पूरा जो रिवर वाटर है वो कम होने लगता है। बाढ़ का जो रिवर वाटर है ये कम होने लगता है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये बाढ़ के कारण हो सकती है। और ये पूरी तरह से इन लोगों को जो नदी के किनारे रहते हैं वो इसे स्वीकार करके ही यहाँ पे रह लेते हैं। अपने प्राणों को बचाने का इनके पास पूरा जुगाड़ होता है। और अचानक से भी आ जाए तो हाउ टू फेस दिस सिचुएशन, दे आर क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, कुछ पोएटिक डिवाइसेस उन्होंने यहाँ पे यूज की हुई है केकियन दारूवाला ने। तो एक है पर्सोनिफिकेशन। द रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज अ चाइल्ड gnashing your milk teeth, giving in human qualities and make its behavior more immediate and dramatic. अब इमेजरी भी उन्होंने यूज की हुई है। वो कहते हैं कि थिक ब्राउन आर्म, टॉन ट्रीज एंड बफेलोज हडल ऑन हाई ग्राउंड पेंट अ सिनेमैटिक सीन ऑफ chaos एंड सर्वाइवल। सिमिली एंड मेटाफर्स भी उन्होंने यहाँ पे यूज किए हुए हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि रन्स लाइक अ रील ऑफ न्यूज, likening its progress to the spread of news headlines emphasizing the impact of a river flood to the public consciousness. सिंबोलिज्म यूज किया हुआ है, एलिट्रेशन और आयरनी भी है एक प्रकार से। आफ्टर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन द सेम रिवर provides water for daily life, showing how sources of danger and sustenance are intertwined. तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि ये जो नेचर है ये एक डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर का काम करता है। इस रिवर के थ्रू हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी आयरनी यहाँ पे केकियन दारूवाला जी ने समझाई हुई है कि फ्लड अगर बाढ़ अगर विनाश लाती है तो उसके बाद वो हमें निर्माण का हमारे रोज के सस्टेनेंस का कारण भी बन सकती है। हमें हमारा पालन पोषण भी करती है वो सालों साल, लेकिन एक बार विनाश जरूर लाती है। और इसी प्रकार से वो निर्माण और विनाश का कारण हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये पोयम केकियन दारूवाला जी ने जो लिखी हुई है उसका वर्णन जो मैंने इस वीडियो में किया हुआ है आपको समझ में आया होगा। अ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, also like my YouTube channel Literary Art, and thanks for watching this video. Thank you very much.